एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज कवर की थी। इस वीडियो में हम जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स का CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो अजम्पशंस है, देर आर इन टोटल 10 assumptions, वो हम assumptions इस वीडियो में कवर करेंगे। 4 के 5 assumption इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4-5 कवर करेंगे। If our objective is to estimate, अब ये CLRM assumptions है क्या, होते क्या है? जैसे न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज देखी, वो क्या बोल रही थी? इट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग OLS। जब हम OLS यूज करते हैं तब उसके वजह से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज बन के मिलती है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज बन के मिलती है। ये था न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इकोनोमेट्रिक्स का जो लास्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग OLS, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम CLRM assumptions पे आते हैं। इसे स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। जो CLRM assumptions है वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। ये assumptions OLS यूज करने के पहले हम ले रहे हैं। If our objective is to estimate beta 1 and beta 2 only, the method of OLS discussed in the preceding section will suffice। अगर हमें सिर्फ beta 1 and beta 2 ही estimate करना है तो OLS का जो मेथड है वो चल जाएगा। But recall from chapter 2 that in regression analysis our objective is not only to obtain beta 1 hat and beta 2 hat, but also to draw inferences about true beta 1 and beta 2। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता कि हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल देनी है तो OLS ठीक था, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट के बेसिस पे इन्फ्रेंसेस निकालना है अबाउट द ट्रू बीटा 1 एंड बीटा 2। अगर बीटा 1 हैट की वैल्यू 10.86 है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस अबाउट द ट्रू बीटा 1 वैल्यू? अगर बीटा 2 हैट की वैल्यू जो है, स्लोप की वैल्यू वो 0.2 है, तो ट्रू बीटा 2 के बारे में आपका क्या कहना है? हमें वो भी जानना है, करेक्ट? For example, we would like to know how close beta 1 hat and beta 2 hat are to their counterparts in the population, or how close y1 hat is to the true y, that is expected value of actual y। मतलब हमें जानना है कि अगर बीटा 1 हैट हमारा 10 आ रहा है तो कितना क्लोज है ट्रू बीटा 1 वैल्यू इसके। क्या वो 10 है, क्या वो 9.5 है, क्या वो 9 है, क्या वो 11 है, क्या वो 11.5 है, कितना क्लोज है? That same for y1 hat हमें मिलेगा when I am applying beta 1 hat and beta 2 hat, और फॉर्मूला में अप्लाई करके y1 hat की वैल्यू निकालूंगी। वो कितने क्लोज है एक्चुअल y के, वो कितने क्लोज है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y given x। There is a difference between actual y and expected value of y. Remember when I am saying just one second. This is my x value that I am considering. This is my, let's say, expected y
given x, this is that expected y given x, मतलब उस टाइम पे मीन ऑफ y क्या था when x was given, this would be my actual y value, this is my regression line, तो ये मेरा yi hat हो जाएगा, रिग्रेशन से निकला ना, तो ये एक्सपेक्टेड y के कितने नियर बाय है, एक्चुअल yi के कितने नियर बाय है, वो भी हमें देखना है यूजिंग अंडर द method of getting. It's not just only about getting the value of beta 1 and beta 2. We are also wanting कि वो कितने दूर है expected y के, कितने दूर है y value के. To that end, we must not only specify the functional form of the model, मतलब फंक्शनल फॉर्म है, उसका इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, बट ऑल्सो मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द मैनर इन विच वाई आर जनरेटेड. तो हमें कुछ अजम्पशंस भी देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो वाई आई जनरेट हुआ है, किस तरीके से वाई आई हैट की जो वैल्यू है, जो मॉडल है, उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस है वो हमें देखने पड़ेंगे. टू सी व्हाई दिस रिक्वायरमेंट इज नीडेड, look at the PRF. This is your PRF. yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi plus mu I. It shows that yi depends on both. ये क्या बता रहा है? This equation shows that yi depends on xi and mu I also. Therefore, unless we are specific about how xi and mu I are created or generated, there is no way we can make any statistical inference about yi, and also as we shall see about beta 1 and beta 2. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि xi और mu i जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है yi को, करेक्ट, दोनों ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वो जनरेट कैसे हुए, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, आपस में वो रिलेटेड है कि नहीं है, अगर है तो किस तरीके से yi का रिलेशन होगा, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा. तो ये सारी चीजें हमें पहले तो xi और mu i की समझनी पड़ेगी. तो हम जैसे कहते हैं ना कि किसी पर्सन को अगर जानना है तो उसे उसकी फैमिली को जानो, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जानो, कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता चल जाएगा. तो वैसी ही चीजें अगर yi को हमें समझना है, we know that yi is a function of xi and mu I from that equation. तो हमें अगर इसको समझना है कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू थिंग्स. तो हमें वो देखना है CLRM assumption में. It shows that yi depends on both. Okay, this I have read. Thus, the assumption made about xi variables and the error term are extremely critical to the valid interpretation of regression estimates. तो हम उसके बेसिस पे कुछ assumption बनाएंगे कि जो xi होना चाहिए, अज्यूम करके चलिए कि वो ऐसा होना चाहिए, जो mu i होना चाहिए अजम्पशन है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप फिर बेटर अच्छे एस्टिमेट्स बीटा 1 एंड बीटा 2 के निकाल पाएंगे. द गॉसियन स्टैंडर्ड और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM, which is the cornerstone of most econometric theory, makes 7 assumptions. We first discussed these assumptions in context of two variable regression model, and in chapter 7 we extend them to multiple regression models, that is models in which there are more than one regressor. तो CLRM assumptions जो हैं, इसे CLRM का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. इसे गॉसियन assumption भी कहा जाता है, इसे स्टैंडर्ड assumptions भी कहा जाता है. ये अभी के लिए हम सिर्फ फिलहाल टू वेरिएबल मॉडल या
सिंपल रिग्रेशन मॉडल यानी yi is a function of only xi, नॉट x1 x2 x3. मल्टीपल रिग्रेसर्स नहीं है, सिर्फ एक ही रिग्रेसर है विच इज xi. उसके बेसिस पे देखेंगे और फिर 7 चैप्टर में एक्सटेंड करेंगे. सबसे पहला अजम्पशन क्या है? सबसे पहला अजम्पशन जो है वो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल. द रिग्रेशन मॉडल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल. यानी लीनियर रिग्रेशन मॉडल मतलब क्या? इट इज लीनियर. मैंने लीनियरिटी का मतलब आपको पहले समझा दिया है वीडियोस में कि लीनियरिटी दो तरीके से होता है रिग्रेशन में. इट इज लीनियर इन वेरिएबल और लीनियर इन पैरामीटर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CLRM, पहला assumption ये है कि it is linear in parameter. So our first assumption so CLRM, the very first assumption is that it is linear in parameters. मतलब β1 और β2 हैट जो है, β1 एंड β2 हैट का पावर 1 होना चाहिए, उसका पावर स्क्वायर या ऐसे नहीं होना चाहिए. The regression model is linear in parameters, though it may or may not be linear in variables. xi में वो linear हो नहीं हो that doesn't matter. xi square हो चलेगा, लेकिन β1 और β2 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसकी पावर स्क्वायर या ऐसे नहीं होनी चाहिए. We have already discussed about this linearity in variable and linearity in parameter previously, तो वो आप देख सकते हो वीडियो. Since linear in parameter regression model are the starting point of CLRM, we will maintain this assumption for most of this book. Mostly यही जो assumption है वो मान के चलेंगे. अगर कुछ difference हुआ तो वो mention कर देंगे. Keep in mind that the regressand y and the regressor x may be non-linear. तो हम जब कह रहे हैं CLRM assumption तो वहां पे y और x की वैल्यू नॉन लीनियर हो सकती है, जैसे y स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया, या log ऑफ y या log ऑफ x हो गया. तो ये सारी चीजें होगी तो ठीक है, बट β1 एंड β2 शुड बी लीनियर, उनका पावर 1 होना चाहिए. Second assumption, there should be fixed x values or x values independent of the error term. Values taken by the regressor x may be considered fixed in repeated samples. The case of fixed regressor, or they may be sampled along with the dependent variable. The case of stochastic regressor, in the later case, it is assumed that the x variables and the error term are independent. Okay, let me just explain you this. इधर एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं. This can be explained in terms of our example in table 2.1, page 35. Consider the various y population corresponding to the level of income shown in the table. सबसे पहला वाला टेबल, different income levels, उनके बेसिस पे कंजम्पशन लेवल. Keeping the value of income x fixed, say level 80, we draw at random a family and observe its weekly consumption y as say 60, still keeping x 80. We draw, basically क्या है कि मैं अगर सैंपल लेने जा रही हूँ, मैं इधर से सैंपल लूंगी, 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 इधर से सैंपल लूंगी, इधर से सैंपल लूंगी, इधर से सैंपल लूंगी. इन सभी जगह पर जब मैं जा रही हूँ तो मैं मेरा इनकम यानी x का जो वैल्यूज है 80, 100, 120, let's say I am deciding this to be the income level या x values.
ये मेरे हर एक जगह पर फिक्स होंगे, मैं इनको चेंज नहीं करूंगी। पहले वाले के पास गई तो 80, 100, 120 x रखा। ये एरिया थोड़ा पॉश लग रहा है तो मैं यहाँ पे 120, 140, 160 ऐसा नहीं करूंगी। x के वैल्यूज जो मैंने कंसिडर किए हैं वो फिक्स्ड होंगे। इन केस अगर आप चेंजिंग रख रहे हो और दे में बी सैम्पल्ड अलोंग विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं उनके घर पे जा रही हूँ, उनको पूछ रही हूँ कि आपका इनकम कितना है, वो बोल रहे हैं हमारा इनकम 85 है, कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन हमारा 70 है। अगर मैं सैंपल लेने जा रही हूँ तब मैं उनको पूछ रही हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही उनका वैल्यू ले रही हूँ, तो फिर मुझे एक अजम्पशन मान के लेना पड़ेगा कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन xi एंड म्यू आई। क्यों? कोवेरियंस xi एंड म्यू आई का वैल्यू जो है वो 0 है। कोवेरियंस क्या बताता है? कोवेरियंस बताता है कि उनके बीच में रिलेशन है कि नहीं है। तो xi और म्यू आई के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए कोवेरियंस उनका। तो वही चीज यहाँ है, इन ईच ऑफ दीज ड्राइंग्स that is repeated sampling, the value of x was fixed, that is 80. We can repeat this process for all x values shown in the table. 100 के लिए मैं जा रही हूँ, 100 इनकम पूछ रही हूँ, आपका अगर 100 इनकम है तो कितना कंजम्पशन है? इनकम इज सेम। Why do we assume that x values are non-stochastic? Non-stochastic का मतलब क्या होता है? मैंने stochastic का मतलब पिछले किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। Stochastic का मतलब होता है रैंडम। तो नॉन स्टोकेस्टिक क्या हो गया? नॉन स्टोकेस्टिक हो गया नॉन रैंडम। नॉन रैंडम यानी फिक्स्ड, रैंडम नहीं है, वो फिक्स्ड है। Given that in most social, why do we need that x values are fixed? Given that in most social sciences, data usually are collected randomly on both x and y variable, it seems natural to assume the opposite, that the x variable like the y variable is also random or stochastic, but initially we assume that x variable is non-stochastic for following reason. मोस्ट ऑफ द सोशल साइंसेस में जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वहां पे ही x की वैल्यू चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे अजम्पशन कह रहा है। हम उधर जाके उनको पूछते हैं आपका इनकम इतना है, 1000 है, 1000 आपका इनकम है तो आपका कंजम्पशन 800 है। दूसरे के पास गई, उसने बोला 1020 मेरा इनकम है, तो x की वैल्यूज भी मैं ऑन द स्पॉट ले रही हूँ, y के वैल्यूज में ऑन द स्पॉट ले रही हूँ। बट क्यों जरूरी है कि हम अज्यूम करके चले कि नॉन स्टोकेस्टिक है या x के वैल्यूज पहले से ही फिक्स्ड हैं? उसके रीजंस गिवन है। First, this is done initially to simplify the analysis and to introduce the reader to the complexity of regression analysis gradually. देखो, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस, करेक्ट? रिग्रेशन एनालिसिस में पहले से ही मैं सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको दिखा दूंगी, तो आप तो बोलोगे अरे नहीं करना है रिग्रेशन, तो बेटर है सिंपल रखे पहले हम उसको। हम किसी भी बच्चे को डायरेक्टली वर्ड्स थोड़ी सिखाना स्टार्ट कर देंगे या सेंटेंसेस थोड़ी सिखाना स्टार्ट कर देंगे कि यू चलो स्टार्ट विद द सेंटेंस। हम पहले उनको ABCD सिखाते हैं, सिंपल ABCD सिखाते हैं, देन ABCD से 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स सिखाते हैं, फिर हम सेंटेंसेस सिखाते हैं। तो आपके लिए वो सिंपल हो। व्हेन अ रीडर स्टार्ट्स रीडिंग अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस, सबसे पहली चीज है कि आपको उनको सिंपल चीजें सिखानी पड़ेगी। तो अपना मॉडल सिंपल रहे इसके लिए हम x को फिक्स रखते हैं। देन हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाएंगे, जब x की वैल्यूज चेंजिंग होंगी तब हम देखेंगे कि तब क्या सिचुएशन आएगा। Second, in experimental situation, it may not be unrealistic to assume that the x values are fixed. For example, a farmer may divide his land into several parcels and apply different amount of fertilizer to these parcels to see its effect on the crop yield. तो कहीं कहीं जब हम एक्सपेरिमेंटल ऐसे कोई टॉपिक्स लेते हैं
उन टॉपिक्स में ऑलरेडी एक्स वैल्यू फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे फार्मर का एग्जाम्पल दिया है, what is the effect that farmer is understanding? He is understanding the effect of fertilizer on the parcel of on the crop yield. What is the effect of fertilizer on crop yield? तो वो क्या कर रहा है, वो अपने लैंड को डिवाइड कर रहा है। अब ये लैंड क्या हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये फिक्स्ड है। तो वही चीज है, कोई कोई सिचुएशन में एक्स ऑलरेडी फिक्स होता है। Likewise, a department store may decide to offer different rates of discount on a product to see its effect on consumer. Different products पे different discount rate रखेगा ताकि वो देख सके कि कितना उसका इफेक्ट आ रहा है कंज्यूमर पे। Sometimes तो वो X की वैल्यू सेम रखेगा। जो चीज है जो डिफरेंट कंज्यूमर्स पे कैसे इफेक्ट आ रहा है, लेट्स से मैंने डिस्काउंट रखा है इस एक्स कमोडिटी पे 20% डिस्काउंट रखा है, उसके वजह से प्राइस जो हो गया वो 70 रुपीज हो गया, करेक्ट। तो अब ये 70 रुपीज एक पर्सन ले रहा है कि नहीं, उस पे क्या इफेक्ट आया। दूसरा पर्सन जब ये 20% डिस्काउंट देखता है तो उस पे क्या इफेक्ट आया। तीसरा पर्सन क्या इफेक्ट आया, कितनी क्वांटिटीज उन्होंने खरीदी, मीनिंग। तो हमारा एक्स फिक्स्ड है। Sometimes we may want to fix the x values for a specific purpose. कभी कभी हम चाहते हैं किसी किसी सिचुएशन में कि हम x को फिक्स रखें। Suppose we are trying to find out the average weekly earnings of the workers y with various levels of education. हमें अगर देखना है कि एजुकेशन का इम्पैक्ट वेजेस पे या वीकली अर्निंग्स पे, इनकम पे कितना है ऑन एवरेज, तो हमारा x लेवल ऑफ एजुकेशन को हम फिक्स रखेंगे कि ग्रेजुएट्स का वीकली इनकम कितना है, तो वो ग्रेजुएट्स जो होंगे वो x फिक्स्ड होगा। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कर लिया तो वो मास्टर्स फिक्स्ड होगा। तो सर्टेन ऐसे जो टॉपिक आप लेते हो उसमें आपको x को फिक्स रखना पड़ता है। Suppose we are trying to find out average. Okay, I've read this. As in the case of data, in this case, the x variable can be considered fixed and not random. Third reason, as we show in the chapter 13, even if x are stochastic, यानी अगर वो non-random है, statistical result of linear regression based on the case of fixed regressor are also valid when the x are random. सेम जो आउटकम आपको x जब फिक्स्ड होता है तब जो आपको आउटकम मिलता है, ऑलमोस्ट वही तरीके का आउटकम आपको, और वो वैलिड होगा। व्हेन यू आर टेकिंग x रैंडमली वो भी वैलिड होगा, प्रोवाइडेड कुछ आपको चीजें, कुछ कंडीशंस हैं। The some conditions are met. The first condition is that regressor x and the error term are independent. अगर आप randomly x को ले रहे हो, then two, the estimates are valid, but there are certain conditions. क्या कंडीशन है? सबसे पहला कि x and mu i जो है दे शुड बी नॉन रिलेटेड या अनकोरिलेटेड, करेक्ट। दे आर इंडिपेंडेंट, they are independent. As James Davidson notes, this model, that is stochastic regressors, where the x are randomly chosen, where regressors yani x variables are stochastic random, mimics the fixed regressor model, almost uska mirror image ही है, and many of the statistical properties of least square is in the fixed regressor model continue to hold.
उसका मिरर इमेज ही है। और काफी सारे CLRM assumptions और एस्टिमेट्स आप जो निकाल रहे हो फिक्स्ड के केस में, वही आप जब स्टोकेस्टिक है, जब फिक्स नहीं है, उसके केस में भी आप बोल सकते हो, बट सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होती हैं। For all these reasons, we will first discuss fixed regressor CLRM in considerable detail. पहले हम जब फिक्स है x की वैल्यू, तब हम देखेंगे डिटेल में कि क्या CLRM है. However, in chapter 13, we will discuss the case of stochastic regressors in some detail and point out the occasions where we need to consider the stochastic regressor model. 13 चैप्टर में हम वो देखेंगे कि किस सिचुएशन में आपको रिग्रेसर नॉन स्टोकेस्टिक या स्टोकेस्टिक रैंडम लेना पड़ेगा, और उसको इन डिटेल समझेंगे कि तब रिग्रेसर या रिग्रेशन मॉडल कैसा दिखता है. Incidentally, note that if x variable is stochastic, resulting model is called neoclassical. तो जब हमारा x जो है वो रैंडम है या नॉन स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक है, रैंडम है ना, स्टोकेस्टिक है, तब आपका CLRM assumption कहलाएगा नियोक्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. तो नियोक्लासिकल के केस में इट इज x वेरिएबल्स आर स्टोकेस्टिक. CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के केस में x वेरिएबल्स आर नॉन स्टोकेस्टिक. In contrast to CLRM, where the x are treated as fixed or non-random. For discussion purposes, we will call the former, यानी इस वाले को हम और किस नाम से बुला सकते हैं, स्टोकेस्टिक रिग्रेसर मॉडल या फिक्स्ड रिग्रेसर मॉडल हम बुलाएंगे आगे. तो जब भी आपका स्टोकेस्टिक रिग्रेसर मॉडल आ रहा है तो वो नियोक्लासिकल रिग्रेशन मॉडल है जब x वेरिएबल स्टोकेस्टिक है. फिक्स्ड रिग्रेसर मॉडल आ रहा है तो हम CLRM की बात कर रहे हैं जब आपका x वैल्यूज फिक्स्ड है. दिस वाज योर सेकंड assumption. सेकंड assumption क्या है? सेकंड assumption हमारा है कि x values are fixed in repeated sampling. हर बार जब मैं सैंपल लेने जा रही हूँ मेरे x वैल्यूज फिक्स. थर्ड assumption क्या है? थर्ड assumption says जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस म्यू आई. म्यू आई का जो मीन वैल्यू है, मीन ऐसे लिखा जाता है expected mu i is the mean value of mu i given the xi, that should be zero mean value. Given the value of xi, the mean or expected value of the random disturbance term mu i is 0. See, again I am saying there is a difference between expected mu I and expected mu I given xi. Expected mu I is only the mean of the error term. When I am saying expected mu I given I, it is the given value of xi, mean of the error term is 0. Symbolically, we have E of mu I given xi is 0. If x values नॉन स्टोकेस्टिक है, x वैल्यूज अगर फिक्स रहती हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, E of mu I is 0. तो आपका जब x वैल्यूज नॉन स्टोकेस्टिक होगा तो E of mu I आपका 0 होगा या E of mu I given xi 0 हो जाएगा. इसको थोड़ा समझते हैं मतलब क्या है. Assumption 3 states that mean value of mu I conditional upon the given xi is 0. Geometrically, the assumption can be pictured in figure which shows a few values of variable x and y population associated with each of them. अब देखो सिंपल क्या है, क्या रहा है कि ये मेरे प्लस म्यू आई होंगे, ये मेरे माइनस म्यू आई है. करेक्ट. डिफरेंस म्यू आई क्या बताता है, म्यू आई इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वाई आई माइनस द PRF का जो आपका निकला है YI जो भी है,
मतलब ये वैल्यू जो आपका y, ये आपका PRF से निकला है yi, दैट इज एक्सपेक्टेड yi गिवन xi, ये वैल्यू वो है। तो yi, एक्चुअल yi और एक्सपेक्टेड yi गिवन xi के बीच में डिफरेंस क्या है, वो म्यू आई। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारे डिफरेंस बता रहे हैं। तो ये मेरे पॉजिटिव डिफरेंस हो जाएंगे, ये मेरे नेगेटिव डिफरेंस हो जाएंगे। इसका जो मीन वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी जो डिस्टेंस है, जो इसको अगर मैं मीन ले रही हूँ, यानी समेशन म्यू आई मैं करती हूँ अपॉन एन करती हूँ, दैट शुड बी 0। मतलब ये वैल्यूज और ये वैल्यूज जब मैं ऐड करके डिवाइड बाय एन करती हूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ म्यू आई इटसेल्फ 0 हो जाना चाहिए। Population corresponding to given x is distributed around its mean value shown by the circled point on the PRF with some y values above the mean and some below it। मतलब ये आपका PRF है, मीन वैल्यू ऑफ y, बाकी कुछ वैल्यूज उसके ऊपर है, कुछ वैल्यूज उसके नीचे है। The distance above and below the mean values are nothing but the mu I. Equation 3.2.1 requires that the average or the mean value of these deviations corresponding to any given x should be 0। यानी इनके जो एवरेज या मीन वैल्यू है, जब मैं इनको ऐड करके डिवाइड बाय n कर रही हूँ, दैट शुड बी 0। अब डेविएशन क्यों लिखा है, डेविएशन क्या होता है, सिंपल, म्यू आई क्या है, म्यू आई इज नथिंग बट वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई, करेक्ट। तो इसका ये डेविएशन हो गया, डिफरेंस हो गया। म्यू आई क्या है, डेविएशन ही है, डेविएशन यानी डिफरेंस बिटवीन वाई आई एंड एक्स आई, वाई आई एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई। तो ये जो डेविएशन है उसका मीन should be equal to 0. This assumption should not be difficult to comprehend in the view of discussion in section 2.4. Assumption 3 simply says that factors not explicitly included in the model, म्यू आई क्या है, म्यू आई वो सारे फैक्टर्स है जो हमने मॉडल में कंसिडर नहीं किए, and therefore subsumed in mu I do not systematically affect the mean value of yi. This is very important. What are we saying when we are saying mean value of mu I should be 0? We are saying that the factors that are not included in the model and therefore taken in mu I do not affect the mean value of yi. In other words, positive mu I values cancels out the negative mu I values so that the average or the mean expected y is 0. प्लस म्यू आई अगर मेरा 70 है तो माइनस म्यू आई भी मेरा 70 होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो प्लस 70 होगा और ये माइनस 70 होगा, कैंसिल कर देंगे और मेरा समेशन म्यू आई जो है वो 0 आ जाएगा, जिसके वजह से मीन इज इक्वल्स टू 0 अपॉन n विच इज 0। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बाकी के एलिमेंट्स है वो मीन वैल्यू ऑफ y को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। इन पासिंग नोट that the assumption e of mu I given xi is 0 implies e of yi given xi is equals to beta 1 plus beta 2 xi y। ये imply क्या कर रहा है, e of yi given xi is 0 implies that this is true। इसका मतलब क्या है, let me just explain you this part। When I am saying that what is yi, yi is equals to, not yi, PRF हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 second, PRF we write it as expected yi given xi which is equal to
β1 plus β2 xi plus expectation of mu y given xi. This was our PRF. करेक्ट, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो या चैप्टर के सेकेंड चैप्टर में देख सकते हो, PRF का ये जो है इक्वेशन था। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये वैल्यू 0 है तो एक्सपेक्टेड y given xi will be equal to only β1 plus β2 xi plus 0, तो I will not write that, correct। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि it becomes β1 plus β2 xi। Therefore the two assumptions are equivalent। पहले हमने एक assumption लिया था कि E of mu I given xi implies that this is true। तो दोनों assumption, पहले हमने एक numerical properties में एक assumption लिया था कि summation of mu I is equals to 0। तो दोनों assumption almost similar है, equivalent है, equal है। It is important to point out that assumption 3 implies that there is no specific bias or specification error in the model used in the empirical analysis। ये जो assumption है ये कह रहा है कि कोई भी specification error नहीं है, यानी कोई भी error आप नहीं कर रहे हो मॉडल में। अब इसका मतलब क्या है, हम आगे आने वाले चैप्टर में स्पेसिफिकेशन बायस, स्पेसिफिकेशन एरर का मतलब समझेंगे। इन अदर वर्ड्स द रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, कोई भी एरर नहीं है, लीविंग आउट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इंक्लूडिंग अननेसेसरी वेरिएबल्स। जो हमने कहा था कि अगर हम कुछ अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को मॉडल में कंसिडर कर देते हैं, जब हम स्टोकेस्टिक एरर टर्म क्यों होना चाहिए, व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म, हमने जब पॉइंट्स कवर किए थे वहां पे हमने देखा था कि जब हम अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को मॉडल में कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाता है, मॉडल थोड़ा ओवर बन जाता है और सिंपल नहीं होता है, तो वो कुछ डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि अगर ऐसे कुछ चीजें हो रही है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को निकाल दिया या अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी वेरिएबल्स को आपने कंसिडर किया, या फंक्शनल फॉर्म, अगर लोगैरिथमिक फंक्शन है आपने उसको सिंपल फंक्शन ले लिया है, अलग ले लिया है, ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन एरर आपने किए हैं, तो फिर ये ट्रू नहीं होगा। तो हम ये सब मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, अनइम्पॉर्टेंट को कंसिडर नहीं किया है हमने, इम्पॉर्टेंट को ही सिर्फ कंसिडर किया है, मेजरमेंट एरर नहीं है, फंक्शनल फॉर्म करेक्ट है, सारी चीजें सही जा रही है। वी डिस्कस दिस टॉपिक कंसिडरेबल डिटेल इन 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन एरर है तो क्या होगा, अगर हमने अनइम्पॉर्टेंट चीजें ले ली है तो क्या होगा, अगर हमने इम्पॉर्टेंट चीजें निकाल दी है तो क्या होगा, तो ये हम वहां पे 13 चैप्टर में कंसिडर करेंगे। Note also that if the conditional mean of one random variable giving another random variable is 0, covariance between the two variables is 0। अगर कंडीशनल मीन इसके लिए, इस x वैल्यू के लिए कंडीशनल मीन 0 है, x वैल्यू के लिए भी कंडीशनल मीन 0 है, तो कोवेरियंस बिटवीन the two variables, covariance between the two variables, covariance between your mu1 and mu2 will be also 0, and hence the two variables are uncorrelated। Assumption 3 therefore implies that x and mu I are uncorrelated। Along with this, your covariance between mu I and xi is also uncorrelated। Mean देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा x1 में कुछ मीन वैल्यू होता, e ऑफ म्यू आई जो है वो e ऑफ म्यू आई यहाँ पे x1 में लेट्स से वो 6 होता, x2 के केस में e ऑफ म्यू आई 3 होता,
x3 के केस में e ऑफ म्यू आई 1 होता, तो ये क्या हो रहा है कि विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x, expected value of mu I is decreasing. Correct? These values I have written is expected value of mu I. लेकिन हम कह रहे हैं कि e of mu I हर एक सिचुएशन में इक्वल टू 0 है, चाहे वो x1 हो तभी भी 0 है, x2 के केस में भी expected mu I 0 है, x3 के केस में भी expected mu I 0 है, तो हर एक के टाइम में 0 है. सो विथ द इंक्रीज इन x एवरी टाइम एक्सपेक्टेड म्यू आई इज 0. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स आई एंड म्यू आई. एक्स आई बढ़े चाहे एक्स आई घटे, ई ऑफ म्यू आई आपका उतना ही है, कितना? 0 ही है. तो चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, ई ऑफ म्यू आई को फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही है. तो आपका ई ऑफ म्यू आई यानी मीन वैल्यू ऑफ म्यू आई एंड एक्स आई के बीच में देयर इज नो रिलेशन. दिस इज व्हाट दे आर कंक्लूडिंग फ्रॉम assumption 3. The reason for assuming that the disturbance term mu and the explanatory variable are uncorrelated is simple. क्यों हम चाहते हैं कि xi और mu i के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए? सिंपल. Let's take this regression model or let's take this regression model. अगर इसकी वैल्यू xi की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, देखो e ऑफ म्यू आई क्या है? e ऑफ म्यू आई है बाकी सारी चीजें जो yi को अफेक्ट करता है, करेक्ट? और xi क्या है? xi इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो yi को अफेक्ट करता है. अगर xi में मैंने चेंज लाया, देयर इज अ चेंज इन xi, और मैं कह रही हूँ कि जो e ऑफ म्यू आई है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है xi पे. अगर xi बढ़ रहा है, यही वाला सिचुएशन ले लेते हैं, जब xi बढ़ रहा है तब e ऑफ म्यू आई घट रहा है. तो एक तो क्या होगा, जब xi बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट yi पे क्या होगा? जब xi बढ़ रहा है तब उसका इफेक्ट e ऑफ म्यू आई पे क्या होगा, क्योंकि वो कम हो रहा है, और अल्टीमेटली देन उसका इफेक्ट e ऑफ म्यू आई पे क्या होगा. तो हमें अगर सिर्फ xi का इफेक्ट जानना है e ऑफ yi पे, तो ये हम नहीं जान पाएंगे अगर म्यू आई रिलेटेड है. तो क्या हो जाएगा? एक तो when there is a change in xi, there will be a direct effect on yi, क्योंकि change in xi leads to directly beta 2 के टर्म्स में yi चेंज होगा. There will be a change in e of mu i given xi, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो रिलेटेड है. अगर इसमें चेंज हुआ तो ये देन yi को भी चेंज करेगा, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग, yi इज डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. तो हमें जो सिर्फ xi का इफेक्ट yi पे कितना होता है, सिर्फ इसको चेंज करने से yi कितना चेंज होगा वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वाया भी इफेक्ट जा रहा है, हमें सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट देखना है. तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो हो ये 0 हो. तो अगर इफेक्ट नहीं होगा तो yi पे कुछ चेंज नहीं आएगा. The reason for assuming that the disturbance term mu and explanatory variable are uncorrelated is simple. When we expressed the PRF, we assumed that x and mu have separate influence on y. But if x and mu are correlated, it is not possible to assess the individual effect on y. Individually x कैसे related है वो हमें नहीं पता चलेगा. Thus, if x and mu are positively correlated, x increases when mu increases and decreases when mu decreases. Similarly, if they are negatively correlated, x increases when mu decreases when mu increases. In this situation, like this, it is quite possible that the error term actually includes some variable that should have been included as additional regressor in the model. तो इससे ये भी पता चलता है रिलेशन कब होगा, जब आपका
ऐसे रिग्रेसर्स है, ऐसे वेरिएबल्स हैं म्यू में जो इम्पोर्टेंट थे मॉडल में लेने के लिए. This is why assumption 3 is another way of stating that there is no specification error in the chosen regression model. तो अगर आपका E of mu I given xi कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो that means there is some specification error. आपने कोई तो ऐसे एक वेरिएबल ले लिया है E of mu I में जो एक्चुअली मॉडल में होना चाहिए था. अगर आपका E of mu I given xi 0 आता है that means आपने कोई स्पेसिफिकेशन एरर नहीं किया है. होमोस्केलास्टिसिटी और कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ mu I हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन यू कीप वाचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. अगर आपको 3 अजम्पशंस बहुत अच्छे से मैंने इन डेप्थ में समझाए हैं तो इन डेप्थ में आपको अच्छे से समझ में आ गया है हर एक वर्ड का मीनिंग, तो एक लाइक बनता है. Comment any feedback, any doubts you have, you can comment. Share this video with your classmates ताकि उनको भी CLRM के मतलब समझ में आए. And if you are new to the channel, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel. Almost 75 to 80% of the people are not subscribing the channel. प्लीज सब्सक्राइब कर दो. आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने पे. यस, इफ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी one-on-one बेसिस एज अ प्राइवेट, देन आप नीचे दिए गए नंबर 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड टॉपिक यू वांट मी टू कवर, वेदर इट इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ISLM का डेरिवेशन है, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक डेरिवेशन है, कुछ भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. योर नेम एंड टॉपिक जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूंगी. Thank you and keep watching the journey of understanding economics.